आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। आज की इस लाइव क्लास में हम सभी लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर को करिकुलर पेपर जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के छात्र हैं, अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के छात्र हैं, अगर आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के छात्र हैं या फिर यूपी के किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो आप सभी को पता है एनईपी 2020 के अंतर्गत सिलेबस जो है कॉमन कर दिया गया है। अब आप सभी को सेमेस्टर में एक को करिकुलर पेपर पढ़ना होता है, जिसमें फिफ्थ सेमेस्टर में को करिकुलर पढ़ना है विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता को। आइए आज की इस लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। देखिए भाई, पूछा गया है किस कंपनी ने एमएस एक्सेल बनाया है। किस कंपनी ने एमएस एक्सेल बनाया है। यहां पे देखिए एमएस इसका पूरा नाम पूछा गया है भाई कई विश्वविद्यालय के पेपर्स में। तो एम का मतलब हो जाता है माइक्रो और एस का मतलब हो जाता है सॉफ्ट, मिला करके माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। यहां पर देखिए ए ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, बी ऑप्शन है अमेजन, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, डी ऑप्शन है इंटेल कोर X1। यहां पे बात करें एमएस एक्सेल की, यहां पे बात करें साथियों एमएस वर्ड की, बात करें एमएस पावर पॉइंट की, तो ये सभी किसने बनाया है भाई? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के इस क्लास में जो क्वेश्चन है ये भाई प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी अवध यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरा प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? आप लोग देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रतीक को, इस सिंबल को क्या कहते हैं? तो यहां पे भाई कर्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर। एक्सेल में सेल की पहचान होती है। आप लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक भाई कॉलम होता है और दूसरा रो होता है। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? एक सेल के नाम से जानते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है अरेंज किया रहता है। अब यहां पे देखिए सेल यही है आपका। ये भाई इसकी पहचान किससे होती है? तो बात करें कॉलम्स की, तो कॉलम्स की नंबरिंग जो है की जाती है अल्फाबेट के द्वारा। बात करें रोज की, पूछा जा सकता है, तो जो पंक्तियां होती हैं वो पंक्तियों की जो भाई पहचान होती है वो उनका नंबरिंग जो होता है वो 1 2 3 न्यूमेरिकली होता है। और सेल्स की बात करें तो सेल्स हमारा अल्फा न्यूमेरिकली होता है, जैसे A1 B1 B2 C1 C2 है ना, इसी प्रकार से। तो इन सभी का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आप सभी का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सेल में सेल की पहचान किसके द्वारा होती है? एड्रेस द्वारा होती है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कौन सा स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? आप लोग जानते हैं एमएस एक्सेल को ही अन्य किस नाम से जानते हैं? एमएस एक्सेल को ही अन्य किस नाम से जानते हैं? तो स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट में आपका वर्कशीट होता है, इसमें सेल्स और फॉर्मूलाज होते हैं, इसमें एड्रेस होता है। यहां पे वायरस प्रोटेक्शन की बात नहीं होती है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी हो जाएगा। कौन सा स्प्रेड सीड से संबंधित नहीं है? तो प्यारे साथी वायरस प्रोटेक्शन क्या है? इन विकल्पों के हिसाब से संबंधित नहीं है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है? यहां पे प्रश्न है किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से केवल किसको जाना जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को या फिर एमएस एक्सेल को जाना जाएगा। करेक्ट आंसर यहां पे आप सभी का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कंट्रोल+S कमांड का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है एमएस एक्सेल में सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को, बी ऑप्शन है एमएस एक्सेल में किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करने के लिए, सी ऑप्शन है डिजाइन टेम्पलेट्स बनाने के लिए, डी ऑप्शन यहां पे है जस्टिफाई तथा रिव्यू करने के लिए। यहां पे इस प्रश्न से दो प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न देखिए कंट्रोल+S कमांड का उपयोग किया जाता है, तो एस से आप सभी लोग जानते हैं सेव होता है। तो एमएस एक्सेल में ये डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल+S कमांड का उपयोग किया जाता है। यहां पे एमएस वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए भाई कंट्रोल+J शॉर्टकट का यूज किया जाता है। इस बात को भी आप सभी लोग क्या करेंगे? नोट करके रख लेंगे।
चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कंप्यूटर वायरस को रोका जा सकता है। तो कंप्यूटर वायरस को किसके द्वारा रोका जा सकता है? एंटीवायरस प्रोग्राम्स के द्वारा रोका जा सकता है। इस क्वेश्चन के लिए साथियों करेक्ट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। कुछ एंटीवायरस जो कंप्यूटर में लोकप्रिय है, नाम नोट कर लेंगे। मैकेफी है, यहां पे जो है आपका K7 है, टोटल सिक्योरिटी करके आता है, और इस प्रकार से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, और सारे एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स कंप्यूटर वायरस जो है प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम्स के नाम यहां पर आप लोग देख सकते हैं। क्विक हील भी आपका एक एग्जांपल है। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, जावा पाइथन आदि हैं। तो जावा पाइथन सी डबल प्लस ट्रिपल प्लस ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जावा पाइथन सी डबल प्लस ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्पैम यह शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? तो केवल इंटरनेट से संबंधित है। विकल्प आपका यहां पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे YouTube में चैट चल रहा है, तो इसमें जब आप लोग क्या करेंगे, एक ही शब्द को कई बार टाइप कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो YouTube उसको स्पैम मान लेगा। चलिए तो स्पैमिंग का एक एग्जांपल यहां भी है। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिक्शनरी में सबसे अंत में आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिक्शनरी में सबसे अंत में आएगा? तो यहाँ पे अल्फाबेट आप सभी को पता है, ए से कहां तक पहुंचते हैं? जेड पहुंचते हैं। ABCD इस प्रकार से जेड तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे एक्चुएट है पहला वर्ड, बी वर्ड जो दिया गया है वो अचीव है, सी ऑप्शन है एक्यूमुलेट है, और डी ऑप्शन यहाँ पे एक्विट है। यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इन चारों शब्दों में आप लोग एक चीज कॉमन देख पा रहे हैं, इन चारों शब्दों के जो पहले अक्षर है ए ये आपस में क्या है? कॉमन है। तो इनको क्या करेंगे? अलग कर देंगे काट के। उसके बाद दूसरा शब्द देखिए, तो इसमें भी सी क्या है? कॉमन है। अब तीसरे वर्ड में बात करते हैं, तो इसमें टी है। अब यहाँ पे तीसरे में यहाँ पे देखिए H है, यहाँ पे देखिए C है, यहाँ पे देखिए Q है। तो अब इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले C आता है, तो आपका एक्यूमुलेट क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर सी के बाद में अंग्रेजी वर्णमाला में एच आता है, तो अचीव क्या हो जाएगा? ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में एच के बाद जब आप लोग गिनते जाएंगे IJKLMNOPQR PQ, तो क्यू भाई आता है, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और लास्ट में जो बचेगा वो टी बचेगा, तो यहाँ पे देखिए ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो इन चारों शब्दों में सबसे अंत में कौन आएगा इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार? तो करेक्ट आंसर आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे अंत में चौथे नंबर पे ये विकल्प ए वाला आ रहा है। इसीलिए एक्चुएट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न आप सभी साथियों के स्क्रीन पर है, देखिए पूछा गया 71:42 71:42, उसके बाद में 98:, यहाँ पे स्पेस दिया गया है, खाली स्थान भरना है। प्रश्न संख्या 11 है, 71:42 है, फिर समानुपाते 98 अनुपाते क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। साथियों जो रिलेशनशिप 71 और 42 के बीच में है, सेम वही रिलेशनशिप निकल करके 98 और खाली स्थान की जगह पे आने वाली संख्या के बीच में आएगा। आइए देखते हैं 71 से 42 आप किस प्रकार से ला सकते हैं। तो 71 में से आप लोग कितना माइनस कर देंगे कि 42 आ जाएगा? तो सर जी कहेंगे कि आप 29 घटा दीजिए 71 में से, तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 42 आ जाएगा। इसी तरह से 98 में से 29 घटा के देख लेते हैं, 98 में से 29 घटा करके देख लेते हैं, तो 18 में से 9 गए 9, 8 में से 2 गए 6। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए विकल्पों में हमको मिल गया है, हमारा 69 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, TOK समानुपाते SNJ, TOK अनुपाते SNJ समानुपाते LAP अनुपाते खाली जगह है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? अनुपात का साइन है, और ये क्या है? समानुपात का साइन है। फिर आगे अनुपात का साइन और खाली जगह यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं TOK और SNJ में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं, T को S किस प्रकार से लिखा गया है? तो -1 किया गया है।
ओ के बाद देखिए एन कैसे लिखा गया है, यहां भी -1 किया गया। के बाद जे कैसे लिखा गया, यहां भी -1 किया गया है, सबको एक एक घटा दिए हैं। अब चलिए एलईपी और क्वेश्चन मार्क की जगह पे या फिर खाली स्थान की जगह पे आने वाली संख्या को ढूंढ लेंगे। तो एल में से -1 करेंगे तो आ जाएगा के। यहां पे ए में से -1 करिएगा। अब यहीं पर कंफ्यूजन आपको होगा, अगर भाई ए आपका 1 नंबर पे है तो 1 से पहले माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां पे 26 वाले लेटर पर पहुंच जाएंगे। तो 26वां अक्षर कौन सा है भाई, जेड है, तो जेड लिख लीजिएगा। पी में से एक घटाएंगे तो यहां पे ओ आ जाएगा। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। KZO आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछ रहा है। पी भाई है क्यू और आर का, यहां पे एम आर की मां है, टी पी का पिता है, तो कौन सा कथन बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता है। अब आइए देखते हैं भाई कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए बी सी डी विकल्प है, यहाँ विकल्पों में एम की बात नहीं की गई है, केवल एस की बात की गई है। इसका मतलब ये जो प्रश्न टाइप किया गया है इसमें थोड़ी सी गलती है। तो यहाँ पे देखिए क्या गलती है, जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, है ना। गलती हम आपको तुरंत पहले ही बता दे रहे हैं। यहाँ पे एम लेटर की जगह पे एस है और ये अवध विश्वविद्यालय में इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पी भाई है क्यू और आर का, पी क्या है, भाई है, क्यू और आर का। आप लोग जानते हैं कि भाई सॉल्व करने का अलग अलग टेक्निक होता है, लेकिन हम जो डायग्राम बना के आपको समझाते हैं उसमें जो मेल जेंडर है उसको स्क्वायर में लिख लेते हैं और जो फीमेल जेंडर है उसको किस में लिख लेते हैं, सर्किल में लिख लेते हैं। हमको क्यू और आर का जेंडर नहीं पता, इसलिए हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है। तो यहाँ पे पी और क्यू, पी जो है भाई है क्यू और आर का, तो पी क्या है, भाई है, क्यू और आर का, इस बात को हमको इतना लिख लेना है। आगे देखिए एस आर की मां है, एस क्या है, ये आर की मां है, ऐसे बना लेंगे। टी क्या है, पी का पिता है, टी क्या है भाई, यहाँ पे टी बना लीजिए और पी का पिता है तो यहाँ पे इस प्रकार से कर लीजिए। तो कौन सा कथन बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता, आइए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कथन समझेंगे, क्या कहा गया है कि टी पिता है क्यू का, टी पिता है क्यू का इनका, तो ये सभी आपस में भाई बहन होंगे, तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए एस क्यू की मां है, ये जो एस है इनकी माता जी हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, तो ये भी आपका हो गया सही। आगे देखिए कहा गया टी पति है एस का, तो जब ये सारे भाई हैं तो ये जाहिर सी बात है पति होंगे, तो यह भी सही है। एस बेटा है टी का, तो आप लोग बताइएगा ये जो एस है क्या इसका जो है बेटा है, तो नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन बिल्कुल सत्य नहीं हो सकता है, तो जिन विद्यार्थियों ने ध्यान दिया होगा हमारी बातों को वही इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहां भी प्रश्न पूछा गया है भाई, यदि सफेद को लाल कहा जाए और लाल को नीला कहा जाए, भाई हमारी मर्जी हम कहलवा लें या फिर किसी व्यक्ति की मर्जी वो कहलवा ले आपसे कि चलो सफेद को लाल कहो और लाल को नीला कहो, नीला को हरा कहो और हरा को पीला कहो और पीला जो है उसको काला कहो, तब खून का रंग क्या होगा। तो जनरली आप लोग जानते हैं ब्लड का कलर कैसा होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण कैसा होता है भाई, रेड होता है, और लाल को नीला मान लिया गया है। तब प्रश्न के अनुसार पूछा गया कि खून का रंग कैसा होगा, तो खून का रंग कैसा होगा भाई यहां पर देख लेंगे, नीला होगा। करेक्ट आंसर विकल्प हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिएगा प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर है। क्या भाई पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एड्रेस सीपीयू द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये हर विश्वविद्यालय के पेपर में पूछा गया है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ये दोनों बात आपको याद कर लेना है। अब सीपीयू में होता क्या है भैया, इसमें एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है और क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होने के कारण सीपीयू कैसा एड्रेस उत्पन्न कर देता है, तो लॉजिकल एड्रेस उत्पन्न किया जा सकता है। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ए ऑप्शन है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है कमांड सिस्टम, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है यहां पे कैम सिस्टम। तो यहां पे कैम या फिर कैड सिस्टम है, तो लिख लीजिएगा। तो कैम सिस्टम क्या है भाई? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और कैड सिस्टम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यहां पे कैम का पूरा नाम होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैड का पूरा नाम होगा कंप्यूटर, यहां पर फिर से सुन लेंगे भाई, थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया है। कैम का क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कैड का हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसमें क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में कंप्यूटर की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग होती है। तो यही क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। वेबसाइट देखने के लिए प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, उसी प्रोग्राम का आपको क्या करना है? नाम बता देना है। तो वेबसाइट देखने के लिए ना तो हम स्प्रेडशीट का उपयोग करेंगे, ना तो वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करेंगे, ना तो वेब व्यूअर का उपयोग करेंगे। करेंगे किसका? गूगल क्रोम का उपयोग करेंगे। किसका भैया? गूगल क्रोम का करेंगे। क्रोम क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर है। ओपेरा मिनी क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर है। यूसी ब्राउजर जो कि था पहले, वो भी ब्राउजर ही था। इसी प्रकार से ब्राउजर, अब यहां पे ब्राउजर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है, या फिर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। सर्च इंजन की बात करें तो याहू क्या है? आपका सर्च इंजन है। सर्च इंजन की बात करें तो गूगल क्या है? आपका सर्च इंजन है। तो ये सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स हो गए। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्राउजर। किसी ब्राउजर से ही हम वेबसाइट देखते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, कहेंगे सर जी हम लोग डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर लेते हैं, वहीं से क्या हो जाता है? वेबसाइट ओपन हो जाता है। लेकिन ये गूगल क्या करता है? जब वेबसाइट ओपन करता है तब वो इनडायरेक्ट कर देता है, डायरेक्ट कर देता है क्रोम में, है ना। तुरंत आपका क्रोम जो है बैकग्राउंड में खुल जाता है। तो हुई ना वही वाली बात कि मतलब जो है ब्राउजर से दादागिरी नहीं। चलिए भाई 18 नंबर के सवाल को देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी के जनक कौन माने जाते हैं? साइबर सिक्योरिटी के जनक कौन माने जाते हैं? तो यहां पे अंग्रेजी में क्या आता है? बी के बाद आता है सी। बी के बाद आता है सी, तो बीसी याद रखिएगा, है ना। तो बीसी से क्या याद रखेंगे? बॉब थॉमस है फादर किसके? साइबर सिक्योरिटी के। यहां पे एक टर्म याद कर लेंगे, बीसी। बीसी से क्या याद रखेंगे? बी का मतलब हो जाएगा बॉब थॉमस और सी का मतलब क्या हो जाएगा? साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सुरक्षा के जनक कौन है? बॉब थॉमस हैं। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है 19 नंबर का। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। इसी को पूरा नाम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट कहते हैं। करेक्ट आंसर साथियों विकल्प आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित जनरेशन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से पूरा सुन लेंगे। कंप्यूटर की अभी तक ज्ञात टोटल 5 पीढ़ियों में कैसे कैसे इस्तेमाल किए गए थे, किस पर, किस टेक्नोलॉजी पर पांचों पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे? तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आए थे ये भाई वैक्यूम ट्यूब्स वीटी पर आधारित थे। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे ये ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थे। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पर आधारित थे। चौथी पीढ़ी वाले जो कंप्यूटर आए थे ये वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। और जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आए हैं अभी चल रहे हैं ये यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित हैं। तो वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर पर कौन सी पीढ़ी? हमारी चौथी पीढ़ी। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पे वीएलएसआई का पूरा नाम कभी पूछा जाए तो नोट कर लेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। और यूएलएसआई का अल्ट्रा लार्ज स्केल, या फिर यही जो पीढ़ी है ये एआई बेस्ड है। प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं आपको आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी प्रश्नों को आपने याद कर लिया होगा। यकीन मानिए अगर आपने याद कर लिया है तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। यहाँ इस क्लास से भी आपको प्रश्न जितने मैंने बता दिए हैं पूछे जाएंगे और वो भाई 100
100% गारंटी है। जब एग्जाम आप दे के आइएगा तब आप लोग फीडबैक अपना दीजिएगा। और कुछ लीजेंड लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, जो लोग कमेंट करते हैं ना कि इतना बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन करते हैं, हमारा समय बर्बाद हो रहा है, खाली टाइम चला जा रहा है, तो उन लोगों के लिए डायरेक्ट सलाह है कि जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, व्याख्या वाली क्लास नहीं चाहिए, वो लोग कर क्या सकते हैं, सेम इसी चीज के लिए क्या है, रीजनिंग की बुक आती है, कंप्यूटर की किताबें आती हैं, आप लोग डायरेक्ट खरीदिए और डायरेक्ट सीधा सीधा आप लोग पढ़ लीजिए। उसमें क्या है कि सीधा आंसर बताया हुआ होता है। आप लोग यही कहते हैं ना कि जो सही है आप केवल उस पर टिक कर दीजिए। जब हम उस पर केवल टिक कर देंगे तब फिर हमारे पढ़ाने और बुक्स में क्या फिर अंतर रह जाएगा। किताबों को ही समझने के लिए लोग गुरुओं के पास जाते हैं, है ना, ये कहावत आपको पता है। चलिए, और बाकी जितने लोग आराम से पढ़ रहे हैं उनको भाई क्या है, साधुवाद है और शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।